नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। सबसे पहले बात टोक्यो ओलंपिक की। हिंदुस्तान की मर्दों की हॉकी टीम की तरफ से टोक्यो ओलंपिक्स में गुज़िश्ता रोज़ 41 साल बाद कांसे का तमगा हासिल करने के बाद आज ख़वातीन की बारी थी। तहम उसने ये मौका गंवा दिया। ग्रेट ब्रिटेन के सामने शानदार खेल का मुजाहरा करने के बावजूद हिंदुस्तानी टीम एक गोल से पीछे रह गई और उसकी 3-4 से हार हुई। अपने तीसरे ओलंपिक्स में खेल रहे हिंदुस्तानी ख़वातीन की हॉकी टीम सेमीफाइनल तक का सफ़र तय करके पहले ही तारीख रकम कर चुकी है और आज ब्रॉन्ज के लिए उसका मुकाबला ग्रेट ब्रिटेन से था। वुमेंस टीम की कारकर्दगी इसलिए भी ख़ास है क्योंकि शुरुआत में उसने लगातार 3 मैच गंवा दिए थे और उसके बाद शानदार कारकर्दगी के दम पर वो सेमीफाइनल तक पहुंच गई। आज के मैच की बात करें तो मैच शुरू होने के साथ ही ग्रेट ब्रिटेन की ख़वातीन हिंदुस्तान पर पूरी तरह हावी हो गई। तमाम हिंदुस्तान की गोलकीपर सविता पुनिया ने बेहतरीन दिफा किया और पहला क्वार्टर ख़त्म होने तक दोनों टीमें कोई गोल करने में नाकाम रहीं। दूसरे क्वार्टर की शुरुआत में ग्रेट ब्रिटेन ने ज़बरदस्त शुरुआत की और पहले ही मिनट में एली रेयर ने गोल दागकर हिंदुस्तान को दबाव में ला दिया। इसके बाद बरतानिया के लिए 24वें मिनट में सारा रॉबर्टसन ने गोल किया। उन्होंने रिवर्स शॉट के ज़रिए गोल दागा और बरतानिया 0-2 से आगे हो गया। इसके बाद हिंदुस्तानी ख़वातीन ने जवाबी हमला बोला और गुरजीत कौर ने 2 मिनट के अंदर 2 गोल दाग दिए। उन्होंने पहला गोल 25वें और दूसरा गोल 26वें मिनट में किया। इस गोल के साथ हिंदुस्तान ने स्कोर 2-2 से बराबर कर लिया। इसके बाद वंदना कटारिया ने 29वें मिनट में तीसरा गोल दाग दिया और हिंदुस्तान को 2-3 से बढ़तरी हासिल हुई। तीसरा क्वार्टर बरतानिया के नाम रहा और उसने मजीद एक गोल दाग कर स्कोर 3-3 से बराबरी पर ला दिया। इस क्वार्टर में सविता पुनिया ने कई मौके पर शानदार दिफा भी किया। इसके बाद चौथे क्वार्टर में ब्रिटेन की तरफ से एक गोल और किया गया। उसने 4-3 की बढ़तरी हासिल कर ली जो मैच खत्म होने तक बरकरार रही। वाज़ेह है कि टोक्यो ओलंपिक्स में हिंदुस्तान को अब तक 5 मेडल हासिल हो चुके हैं। इसमें 2 चांदी और 3 कांसे के तमगे शामिल हैं। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानो ने चांदी का तमगा हासिल किया। इसके बाद बैडमिंटन स्टार PV सिंधु, मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन और मर्दों की हॉकी टीम ने हिंदुस्तान के लिए कांसे के तमगे जीते। इसके बाद रवि कुमार दहिया ने कुश्ती के मुकाबले में चांदी का तमगा हासिल किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि हिंदुस्तानी हॉकी टीम ने नए हिंदुस्तान का जज्बा नज़र आता है और इस टीम पर फ़ख्र है। खातून हॉकी टीम के टोक्यो ओलंपिक में कांसे के मेडल के लिए खेले गए मैच में ब्रिटेन से मामूली फ़र्क से शिकस्त के बाद अपने रद्द अमल में वज़ीर आज़म ने यह इजहार ख्याल किया। PM मोदी ने जुमे को ट्वीट किया कि खातून हॉकी टीम में मामूली फ़र्क से मेडल से चूक गए, लेकिन इस टीम में नए हिंदुस्तान के जज्बे का इजहार होता है जहां हम बेहतरीन कोशिश करते हैं और नए बुलंदियां हासिल करते हैं। अलावा आजी टोक्यो ओलंपिक में उनकी कामयाबी मुल्क की नौजवान बेटियों को हॉकी खेलने और आला मुजाहरा करने के लिए तरगीब देगी। इस टीम पर फ़ख्र है। आपको बता दें कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वुमेंस हॉकी टीम से फ़ोन पर बात भी की। इतना इनकरेज किया हमारी टीम को, तो थैंक यू सो मच। और निराश बिल्कुल नहीं होना है। अच्छा, मैं देख रहा था नवनीत की आंख पर कुछ चोट आई है। हाँ जी, कल उसको चोट आई थी, उसको 4 स्टिचेस लगे हैं। तो अरे बाप रे, मैं देख रहा था उसको काफी अभी ठीक है, उसकी आंख को तो कोई तकलीफ नहीं हुई है ना? और वंदना वगैरह सब बहुत बढ़िया किए आपने। और सलीमा के तो सबको लगा है कि भाई सलीमा तो बहुत कमाल कर देती। हाँ। सर थैंक यू सो मच। आप लोग रोना बंद कीजिए। मेरे तक आवाज आ रही है। देखिए, देश आज आपका पर गर्व कर रहा है। बिल्कुल निराश नहीं। टोक्यो ओलंपिक में शानदार मुजाहरा करने पर इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम के लिए हरियाणा हुकूमत ने बड़ा ऐलान किया। रियासत से टीम में खेल रहे सभी 9 खिलाड़ियों को 50-50 लाख का नगद इनाम देने का ऐलान वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर ने किया है। हरियाणा की 9 लड़कियों में शाहबाद की कप्तान रानी रामपाल, नवजोत कौर, नवनीत कौर, सोनीपत ज़िले से मोनिका मलिक, नेहा गोयल, निशा वो हिसार से शर्मिला गोदरा, उदिता दुहन और सिरसा से सविता पुनिया शामिल हैं।
वज़ीर आला ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में ब्रिटेन के खिलाफ ब्रॉन्ज मेडल का मैच खेलते हुए भले ही टीम हार गई हो, लेकिन उनका मुजाहरा ज़बरदस्त रहा। झांसी की रानी की तरह सभी बेटियां लड़ी हैं। खिलाड़ियों का जोश खेलने से ही दिख रहा था। ब्रिटेन टीम पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि इन लड़कियों ने उस टीम के पसीने छुड़ा दिए। टोक्यो ओलंपिक में हिंदुस्तान की जानिब से मेडल के दावेदार पहलवान बजरंग पुनिया सेमीफाइनल मुकाबला हार गए। अजरबैजान के हाजी अलीवेव ने उन्हें 12-5 से हराया। अलीवेव 57 केजी में रियो 2016 के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट और 61 किलोग्राम में 3 बार के वर्ल्ड चैंपियन हैं। अब बजरंग पुनिया हफ्ते के रोज ब्रॉन्ज मेडल के लिए अखाड़े में उतरेंगे। शुरुआती मिनट में ही बजरंग ने 1 पॉइंट की बढ़त बना ली थी, लेकिन अजरबैजान के पहलवान ने बजरंग पर उन्हीं का दांव लगा दिया। फीतले दांव की मदद से अजरबैजान के पहलवान ने बजरंग के खिलाफ कई पॉइंट बटोरे। 65 केजी वेट कैटेगरी के क्वार्टर फाइनल मैच में पुनिया ने एशियाई चैंपियनशिप के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट ईरान के मुर्तज़ा क़ियासी को हराकर जीत हासिल की थी। क्वार्टर फाइनल में बजरंग एक वक्त 1-0 से पिछड़ रहे थे। इसके बाद आखिरी मिनट में बजरंग ने 2 पॉइंट हासिल किए थे। मरकज की मोदी हुकूमत ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम तब्दील कर दिया। हुकूमत ने इसका नाम हॉकी का जादूगर के लक़ब से नवाजे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम से मंसूब करने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म मोदी ने जुमे के रोज़ ट्वीट करके इत्तला फराहम की। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा कि मुल्क का सर फ़ख्र से बुलंद करने वाले लम्हात के दरमियान मुतअद्दिद हमवतनों की ये दरख्वास्त भी सामने आई है कि खेल रत्न अवार्ड का नाम मेजर ध्यानचंद जी के नाम से मंसूब किया जाए। लोगों के जज्बात को महलूज रखते हुए अब इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किया जा रहा है। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक्स में हिंदुस्तानी मर्दों और ख़वातीन की हॉकी टीमों की कारकर्दगी ने पूरी कौम को मसरूर कर दिया और हॉकी में लोगों की दिलचस्पी दोबारा बढ़ी है, जो आने वाले वक्तों के लिए एक मुस्बित अलामत है। ख्याल रहे कि खेल रत्न अवार्ड के तहत 25 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाता है। हॉकी का जादूगर पुकारे जाने वाले मेजर ध्यानचंद ने हॉकी के लिए नाकाबिल यकीन ताउन किया था। उन्होंने अपने आखिरी ओलंपिक्स जो कि बर्लिन में 1936 में खेला गया था, मजमूई तौर पर 13 गोल किए थे, जबकि एम्स्टर्डम, लॉस एंजलिस और बर्लिन के तीनों ओलंपिक्स को मिला दिया जाए तो उन्होंने मजमूई तौर पर 39 गोल किए थे। इन तीनों ओलंपिक्स में हिंदुस्तान ने हॉकी में तलाई तमगा हासिल किया था। उनकी सालगिरह 29 अगस्त को हिंदुस्तान के कौमी खेलों के दिन के तौर पर मनाई जाती है। उस दिन हर साल शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को खेल के आला तरीन एजाज़ खेल रत्न के अलावा अर्जुन और द्रोणाचार्य अवार्ड भी फराहम किए जाते हैं। इस अवार्ड को फराहम करने का सिलसिला 1991-92 में शुरू किया गया था। वज़ीर आज़म के इस फैसले पर कांग्रेस पार्टी ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। रहे हैं, कभी किसानों की समस्याओं से, कभी जासूसी की समस्या से, और कभी महंगाई जिसने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है उससे। मोदी जी, अब हमें ये उम्मीद है मेजर ध्यानचंद जी, जिनके नाम से देश का सर्वोत्तम पुरस्कार, सर्वोत्तम खेल पुरस्कार 2002 से चलता आया है, अब खेल रत्न पुरस्कार भी आपने उनके नाम पर रखा, उसका स्वागत है। पर उम्मीद है कि अब देश के खिलाड़ियों के नाम पर और ज्यादा स्टेडियम्स के नाम और अन्य स्कीम्स का नाम भी रखा जाएगा। सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम भी बदल दीजिए, अरुण जेटली स्टेडियम का नाम भी बदल दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे निर्मित स्टेडियम का नाम भी बदल दीजिए। अब रखिए पीटी उषा के नाम से, अब रखिए सरदार मिल्खा सिंह जी के नाम से, जो उड़ते हुए एक तरह से हमारे धावक थे, दौड़ने वाले व्यक्ति थे। अब रखिए मेरी कौम के नाम से, अब रखिए सचिन तेंदुलकर, गावस्कर और कपिल देव के नाम से, अब रखिए अभिनव बिंद्रा और विश्वनाथन। पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन का तीसरा हफ्ता भी हंगामेदार रहा। अपोजिशन पेगासस जासूसी मामले और नए ज़रिए क़वानीन को लेकर मरकजी हुकूमत पर लगातार हमलावर रहा। अपोजिशन कायदीन की मांग है कि ऐवान में इन मुद्दों पर बहस की जाए। वहीं मरकज़ का कहना है कि वो हर मामले पर बहस के लिए तैयार है, लेकिन अपोजिशन का शोर शराबा बंद नहीं हो रहा है। आज पार्लियामेंट की कार्रवाई सुबह 11 बजे से शुरू हुई। लोकसभा में अपोजिशन कायद पेगासस प्रोजेक्ट मामले पर नारेबाजी करने लगे। वहीं राज्यसभा में अपोजिशन एमपीज इस मुद्दे को लेकर ऐवान के वेल में चले गए और डिस्क्लोज पेगासस के नारे लगाए।
हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई पहले दोपहर 12 बजे तक रोक दी गई। 12 बजे के बाद दोनों ऐवानों की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई, लेकिन हंगामा नहीं थमा। ऐसे में लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई पीर के रोज सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। माननीय सदस्यगण, आज जापान के नगर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने की घटना के 76 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को क्रमशः हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे, जिसके कारण दोनों शहरों में हजारों लोग मारे गए थे तथा लाखों लोग घायल और जीवन भर के लिए अपंग हो गए थे। नीरज डांगी जी, नीरज डांगी जी, मंत्री जी, मंत्री जी, कौन है मिनिस्टर? प्लीज श्री जी के वासन, लोकसभा में आज 2 बिल पास हुए। अपोजिशन की नारेबाजी के बीच टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल 2021 पास हुआ। टैक्सेशन बिल पर वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम अपना वादा पूरा कर रहे हैं, इसी के तहत ये बिल ऐवान में लाया गया है। वहीं मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने जुमेरात के रोज यूनिवर्सिटीज बिल ऐवान में पेश किया था। Taken into consideration. As opening remarks on the reason why we are coming up with this bill, I would like to say a few words, sir. The issue of levying पेगासस जासूसी मामले और ज़राए क़वानीन के खिलाफ अपोजिशन पार्टियां पार्लियामेंट के अंदर और बाहर दोनों मकामात पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाती हुई और हमला करती हुई नजर आ रही हैं। इसी ज़िमन में आज ज़राए क़वानीन के खिलाफ मुजाहरा कर रहे किसानों की हिमायत में तकरीबन 14 अपोजिशन पार्टियों के कायदीन जंतर मंतर पहुंचे। उन कायदीन में कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी भी शामिल रहे। उन्होंने जंतर मंतर पर किसानों की हिमायत में मुजाहरा किया और सेव फार्मर सेव इंडिया का नारा भी बुलंद किया। अपोजिशन पार्टियों के इस मुजाहरे में कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, डीएमके, आरजेडी समेत बाया महाज के कई कायदीन शामिल हुए। यहाँ काबिल जिक्र के जंतर मंतर पर इन दिनों किसानों ने किसान पार्लियामेंट मुनक्किद किया हुआ है। ये किसान नए ज़राए क़वानीन के खिलाफ 11 बजे से लेकर 5 बजे तक जंतर मंतर पर किसानों के पार्लियामेंट लगाते हैं और मरकजी हुकूमत से इस कानून को वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। बहरहाल आज जंतर मंतर पर पहुंचे राहुल गांधी ने अपनी तकरीर के दौरान कहा कि पूरा अपोजिशन किसानों की हिमायत में पार्लियामेंट से जंतर मंतर आया है। यहाँ पर अपोजिशन लीडरान हिंदुस्तान के सभी किसानों को अपनी पूरी हिमायत देने पहुंचे हैं। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि मरकजी हुकूमत को इन तीनों सियाह कवानीन को रद्द करना ही होगा, इस पर बहस व मुबाहसे से काम नहीं चलने वाला। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने पार्लिमानी कार्रवाई के ताल्लुक से कहा कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है ये आप जानते हैं। पार्लियामेंट में हम पेगासस पर बहस करना चाहते हैं, लेकिन इस पर बहस नहीं हो रही है। आज सब विपक्ष की पार्टीज ने मिलकर यहाँ जो किसान की समस्या है और जो ये काले कानून इनको हटाने के लिए अपना पूरा यहाँ सपोर्ट किया। पार्लियामेंट में आप जानते हैं क्या हो रहा है। पार्लियामेंट में हम पेगासस की बात करना चाहते हैं, वहाँ पे वो पेगासस की बात नहीं होने दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी हर हिंदुस्तानी के फोन के अंदर घुस गए हैं और यहाँ पे हम किसानों को, हिंदुस्तान के सब किसानों को अपना पूरा का पूरा समर्थन दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पार्लियामेंट के मानसून इजलास की बाकी मुद्दत के हवाले से हिकमत अमली तैयार करने के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ ने आज एक अहम इजलास तलब किया, जिसमें कांग्रेस लीडर राहुल गांधी भी मौजूद रहे। मीटिंग में राहुल गांधी के अलावा हिज़्ब इख्तिलाफ की मुतादिद जमातों के कायदीन ने शिरकत की।
हिजब इख्तिलाफ के इजलास में राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी, शिवसेना के संजय रावत और आरजेडी के मनोज झा ने शिरकत की। मीटिंग में कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, एनसीपी, शिवसेना, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, सीपीआईएम, आम आदमी पार्टी, सीपीआई, आईयूएमएल, आरएसपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और एलजेडी के नुमाइंदगान शरीक हुए। इजलास के दौरान किसानों और बेरोजगारी जैसे अहम मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर इस इजलास की वीडियो जारी करके लिखा गया कि मुल्क को बचाने की लड़ाई में अपोजिशन एकजा है। हिजब इख्तिलाफ के लीडरान का दोपहर के वक्त बस के जरिए जंतर मंतर पहुंचने का मंसूबा है। रिलायंस और फ्यूचर रिटेल को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अमेजॉन के हक में फैसला सुनाते हुए फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के रिलायंस रिटेल में इंजमाम के 24,000 करोड़ के सौदे पर रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद रिलायंस के शेयर्स 1.33% तक गिर गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्यूचर रिटेल्स के रिलायंस रिटेल के साथ इंजमाम के सौदे पर रोक लगाने का फैसला हिंदुस्तानी कवानीन के मुताबिक जायज़ और काबिल इतलाक है। सिंगापुर में किया गया इमरजेंसी आर्बिट्रेशन के सौदे पर रोक लगाई थी। अमेजॉन ने इस जम के सौदे की मुखालिफत की थी। अमरीकी रिटेल कंपनी अमेजॉन 24,713 करोड़ के इस सौदे के खिलाफ है। अमेजॉन का कहना है कि सिंगापुर में इमरजेंसी आर्बिट्रेटर इस सौदे पर रोक लगा चुके हैं, लिहाजा फ्यूचर ग्रुप का रिलायंस में इंजमाम नहीं हो सकता। इससे कबल दिल्ली हाईकोर्ट ने फ्यूचर रिटेल को इमरजेंसी आर्बिट्रेटर के फैसले पर अमल करने को कहा था। फ्यूचर ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि बैनुल अक़वामी इमरजेंसी आर्बिट्रेशन की हिंदुस्तानी कवानीन की नज़र में कोई अहमियत नहीं है। ताहम सिंगल बेंच के फैसले पर स्टे लगाते हुए डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया था कि सिंगापुर में जो फैसला सुनाया गया था उसका ताल्लुक FCPL यानी फ्यूचर कूपन से था, ना कि FRL फ्यूचर रिटेल लिमिटेड से। अमेजॉन ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 8 फरवरी को सौदे के ताल्लुक से हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी और अब रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप को झटका देते हुए फैसला अमेजॉन के हक में सुना दिया गया। महंगाई बढ़ने और कोरोना की दूसरी लहर के बाद माशी मामलात की पटरी पर लौटने का हवाला देते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट और पॉलिसी जांच शरहों को ज्यों का त्यों रखने का फैसला किया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की सदारत में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की आज खत्म होने वाली सरोजा मीटिंग में तमाम पॉलिसी जांच शरहों को गैर तब्दीली के रखने का फैसला किया गया। रेपो रेट को 4%, रिवर्स रेपो रेट को 3.35%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट को 4.25% और बैंक रेट को 4.25% के अलावा कैश रिजर्व रेशो 4% और SLR 18% पर रहेगा। मीटिंग के बाद शक्तिकांत दास ने बताया कि माली साल 2021-22 में एक्चुअल जीडीपी की डेवलपमेंट रेट 9.5% रहने की उम्मीद है। मईशत धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। साथ ही इस साल कुछ ताखिर के बाद मानसून में बेहतरी होने से खरीफ की बुआई में तेजी आई है। आने वाले दिनों में कोविड-19 वैक्सीनेशन भी रफ्तार पकड़ेगा। ये सभी वजूहात मईशत को रफ्तार देंगे। Adversely on cost conditions for manufacturing and services, although, I repeat, although weak demand conditions are tempering the pass-through to output prices and core inflation. Before the onset of the pandemic, headline inflation and inflationary expectations were well anchored at 4%, the gains from which need to be consolidated and preserved. Stability in inflation rate fosters credibility of the monetary policy framework and augurs well for anchoring inflation expectations. This in turn reduces uncertainty for investors, reduces term and risk premia, increases external competitiveness, and thus is growth promoting. Since the start of the pandemic, the MPC has prioritized revival of growth to mitigate the impact of the pandemic. The available सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE ने जुमेरात के रोज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान बताया कि वो 25 अगस्त से 15 सितंबर तक 10वीं और 12वीं के लिए इम्प्रूवमेंट एग्जाम मुनक्किद करेगा, जबकि 30 सितंबर को इम्तिहान का रिजल्ट जारी करने की तारीख डिक्लेयर होगी। वहीं CISE 16 अगस्त से इम्तिहानात मुनक्किद करेगा, जिसके नतायज 20 सितंबर तक जारी होंगे। इसके साथ ही जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस संजीव खन्ना की सदारत वाली बेंच ने CBSE और CISE की जानिब से पेश किए गए अपने अपने हलफनामों में मौजूद प्रोग्राम को मंजूरी दी। इससे पहले CBSE की तरफ से दायर हलफनामों में कोई भी वाज़ेह तारीखों का मेंशन ना होने पर जस्टिस MM
खानविलकर और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कड़ा एतराज जताया था। इसके बाद बेंच ने सीबीएसई के वकील को दोपहर 2 बजे तक तारीखों के साथ एग्जाम शेड्यूल पेश करने को कहा था, जिस पर बोर्ड ने 2 बजे तारीख के साथ शेड्यूल पेश किया। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में जुमे के रोज एक बड़ा हादसा टल गया। यहां के शिलाई में बोहरात खड्ड के पास नेशनल हाईवे 707 पर एक प्राइवेट बस फिसलकर खाई में लटक गई। हादसे के वक्त बस में 24 लोग सवार थे। ड्राइवर ने बस को ब्रेक लगा दिया। सभी सवारियों के उतरने तक ड्राइवर ने ब्रेक लगाए रखा। इसके बाद सवारियों ने क्लीनर के साथ मिलकर ड्राइवर को बचा लिया। बताया जाता है कि चलती बस का अचानक एक्सेल टूट गया था। इस वजह से ड्राइवर का उस पर काबू नहीं रह पाया। इससे बस सड़क के एक तरफ खाई की जानिब चली गई। बस जहां रुकी वहां से नीचे लगभग 300 मीटर गहरी खाई थी। ये देख बस में सवार मुसाफिरीन की सांसें अटक गई। खतरे को समझते हुए ड्राइवर ने होशियारी दिखाई और बस के ब्रेक लगाए रखे। ये बस पांवटा साहिब से गत्ताधार रूट पर जा रही थी। कफोटा के करीब 10 किलोमीटर दूर बस बोहरात के पास उतराई में पहुंची, तब उसका एक्सेल टूट गया। बस में सवार लोगों ने बताया कि ड्राइवर ने बिना घबराए बहुत दिलेरी दिखाई। उसने जोर से ब्रेक लगा दिए और जब तक आखिरी सवारी बस से नहीं उतरी ब्रेक पर पैर जमाए रखा। सभी सवारियों के उतरने पर लोगों ने बस के टायर के नीचे ओट लगाकर ड्राइवर को भी बाहर निकाल लिया। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 70,48,000 नए मामले सामने आए। ये 84 दिनों में सबसे ज़्यादा है। इससे पहले आखिरी बार 14 मई को 70,16,000 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। पिछले 24 घंटों में 46,84,000 मरीजों ने इस बीमारी को मात दी, जबकि 10,392 लोगों की इससे जान गई। हिंदुस्तान में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 5 में से 4 दिन 40,000 से ज़्यादा केसेस आए। जुमेरात के रोज़ 45,001 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। यह आंकड़ा 7 जुलाई के बाद सबसे ज़्यादा है। तब 45,701 मरीज मिले थे। एक दिन में ठीक होने वालों की बात करें तो जुमेरात के रोज़ 40,897 मुतासरीन ने कोरोना को मात दी। 465 मरीजों की मौत हो गई। जुमेरात को सबसे ज़्यादा 22,040 मामले केरल में आए। वहीं सबसे ज़्यादा 120 अमवात महाराष्ट्र में हुई। महाराष्ट्र में नए केसेस में अचानक बढ़ोतरी देखी जा रही है। हिंदुस्तान में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 50 करोड़ के पार हो गया। वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने जुमे के रोज सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ाई में हिंदुस्तान ने एक तारीखी कामयाबी हासिल की है। सभी को बधाई और हेल्थ वर्कर्स का शुक्रिया। मुल्क में इसी साल 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हुआ था। 21 जून से इसकी कमान मरकज़ ने पूरी तरह अपने हाथ में ले ली। इसके बाद से मरकज़ी हुकूमत वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से 75% टीके खरीद कर उन्हें रियासतों और यूनियन टेरिटरीज को मुफ्त में दे रही है। 25% सप्लाई प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए रखी गई है। वैक्सीनेशन के मामले में टॉप 5 स्टेट्स में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश इकलौती ऐसी रियासत है जहां 5 करोड़ से ज़्यादा टीके लगाए गए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज पर रोक लगाने की रिक्वेस्ट की है। WHO के सरबराह टेड्रोस गैब्रियोसिस ने कहा कि अमीर और गरीब मुल्कों के बीच कोरोना वैक्सीनेशन की खाई चौड़ी होती जा रही है। अमीर मुल्कों को कम वैक्सीनेशन वाले मुल्कों के मफाद में बूस्टर डोज से बचना चाहिए। अमीर मुल्क अपने लोगों को डेल्टा वेरिएंट से बचाना चाहते हैं। मैं उनकी फिक्र समझता हूं, लेकिन टीकों की जो सप्लाई है आलमी तौर पर वो उम्मीद से काफ़ी कम है। हमें गरीब मुल्कों को टीके की सप्लाई यकीनी बनानी चाहिए। WHO के मुताबिक अमीर मुल्कों में हर 100 लोगों पर 50 डोज दी जा चुकी हैं, जबकि गरीब मुल्कों में हर 100 लोगों में सिर्फ 1.5 डोज दी गई है। WHO की अपील के बावजूद फ्रांस और जर्मनी सितंबर से बूस्टर डोज की मुहिम शुरू करेंगे। इसराइल पहले से ही बूस्टर डोज दे रहा है। Older people and other vulnerable groups. I understand the concern of all governments to protect their people from the Delta variant. But we cannot accept countries that have already used most of the global supply of vaccines, using even more of it, while the world's most vulnerable people remain unprotected. WHO is calling for a moratorium on boosters
until at least the end of September to enable at least 10% of the population of every country to be vaccinated. To make that happen, we need everyone's cooperation, especially the handful of countries and companies that control the global supply of vaccines. It's no understatement to say that the course of the pandemic depends on the leadership of the G20 countries. I call on them to make concrete commitments to support WHO's global vaccination targets. We call on vaccine producers to prioritize COVAX, and we call on everyone. कोरोना के खिलाफ जंग में टीकाकारी को सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है और हिंदुस्तान में अब तक 4 वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है और कई वैक्सीन मंजूरी के लिए कतार में खड़ी नजर आ रही है। इस दरमियान जॉनसन एंड जॉनसन ने सिंगल शॉट वैक्सीन तैयार कर लिया है, जिसके इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी के लिए हुकूमत हिंद से मुतालबा किया गया है। इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी की दरखास्त हुकूमत हिंद से किए जाने से कबल गुज़िश्ता पीर को कंपनी ने कहा था कि वो हिंदुस्तान में अपनी सिंगल डोज वाली कोविड वैक्सीन लाने के लिए पुरज़्म है और इस सिलसिले में हुकूमत हिंद के साथ जारी बातचीत को लेकर पुरुम्मीद है। बहरहाल जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के तर्जुमान ने एक ताज़ा बयान में कहा कि जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड ने 5 अगस्त 2021 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अपनी सिंगल डोज वाली कोविड-19 वैक्सीन से मुतालिक EUE के लिए दरखास्त की है। बयान में मजीद कहा गया कि ये एक अहम संग मील है जो बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के साथ कंपनी के इत्तेहाद से हिंदुस्तान के लोगों और बाकी दुनिया को कोविड वैक्सीन के सिंगल शॉट यानी एक खुराक पर मबनी मुतबादिल देता है। कलौंजी कोरोना वायरस को फेफड़ों तक पहुंचने से रोक सकती है। इसमें थाइमोकिनोन नाम का एक एलिमेंट पाया जाता है जो कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन से चिपककर उसे फेफड़ों तक नहीं पहुंचने देता। मुस्तकबिल में कलौंजी का इस्तेमाल कोरोना के इलाज के लिए भी किया जा सकता है। ये दावा ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट ने अपनी हालिया रिसर्च में किया है। रिसर्च करने वाली सिडनी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की प्रोफेसर कनीज फातिमा शाह का कहना है कि कोरोना से मुतासिर कई मरीजों का इम्यून सिस्टम बेकाबू होने लगता है। नतीजा बीमारियों से बचाने वाले इम्यून सिस्टम ही जिस्म को नुकसान पहुंचाने लगता है। इसे साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं। कलौंजी इसी साइटोकाइन स्टॉर्म को रोकने की कोशिश करती है, साथ ही जिस्म में सूजन भी कम करती है। थाइमोकोनोन की वजह से अस्थमा, एक्जिमा, आर्थराइटिस के इलाज में कलौंजी असरदार साबित होती है। रिसर्चर डिनेस कार्डोटा कहते हैं कि कलौंजी का इस्तेमाल हज़ारों साल से घरेलू नुस्खे के तौर पर किया जा रहा है। कलौंजी में मौजूद थाइमोकिनोन के वजह से सूजन और इन्फेक्शन से जुड़ी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। इब्राहिम रईसी ने कल पार्लियामेंट में ईरान के नए सदर की हैसियत से हलफ ले लिया। पूरी दुनिया की नज़रें इब्राहिम रईसी पर लगी हुई हैं कि उनके सदर बनने के बाद ईरान में कुछ तब्दीलियाँ रौनुमा होंगी या नहीं। मुबस्सिरीन की राय में किसी भी तब्दीली के इम्कानात बहुत कम है। तकरीब में ईरानी अरकान पार्लियामेंट और 70 से ज़ायद ममालिक के मेहमानों ने शिरकत की और तकरीब को सरकारी टीवी पर बराह रास्त नशर किया गया। रईसी ने ईरान की सरहदों और सियासी, इक़्तिसादी और सकाफ़ती आज़ादी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का अज़्म ज़ाहिर किया। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि रईसी इतवार तक पार्लियामेंट में अपनी काबीना का तारुफ कराएंगे। रईसी 18 जून को ईरान के नए सदर मुंतखब हुए थे और मंगल को सुप्रीम लीडर के फरमान और जुमेरात को पार्लियामेंट में हलफ बर्दारी की तकरीब के बाद उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ओहदा संभाल लिया है। दुनिया के 8 मुल्क शदीद आग के वाक़यात से जूझ रहे हैं। इनमें अमेरिका, रशिया, तुर्की, ग्रीस, ब्राज़ील, इटली, स्पेन और जापान शामिल है। ये आग जून के आखिरी हफ्ते में शुरू हुई थी, जो अब तक 1 करोड़ 13 लाख एकड़ इलाका खाक कर चुकी है। इसकी चपेट में आकर अब तक 38 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 1000 घर जलकर राख हो गए हैं, जबकि 1,10,000 लोगों को महफूज मकामात तक पहुंचाया जा चुका है। इन मुल्कों में आग को बुझाने में 38,000 फायर फाइटर्स और करीब 650 हेलीकॉप्टर लगे हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि अमेरिका, रशिया और ब्राज़ील में लगी आग एनवायरमेंटल चेंजेस का नतीजा है, जबकि ग्रीस और तुर्की में आग कैसे लगी इसकी जांच चल रही है। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।